हेलो बच्चों, आज आपका दूसरा क्लास है। चैप्टर का नाम है जातीय, लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव। हम लोग कहाँ जाने थे? लैंगिक प्रभाव के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, लैंगिक परिणाम के बारे में हम लोग जान रहे थे। लैंगिक भेदभाव के परिणाम, लैंगिक भेदभाव के परिणाम के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। इसको फिर से थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, यानी इसके परिणाम में क्या क्या हमको देखने को मिला था, ठीक है। पहले हमारा क्या था? शिक्षा के क्षेत्र में, जिसमें हमारा क्या था? महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम था। शिक्षा के क्षेत्र में हम क्या देखते हैं? बहुत कमी देखते हैं, ठीक है। इसके बाद दो में क्या था? उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, यानी जो महिला लड़की है क्या कर पाती है? उच्च शिक्षा को सही तरीके से ग्रहण नहीं कर पाती है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। इसके बाद 3 में क्या हो जाएगा? नौकरियों में भी क्या है? इसका प्रतिशत, इसका योगदान बहुत कम है नौकरी में। 4 में क्या हो जाएगा? राजनीति में राजनीति में हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा। राज्यसभा में जो महिलाओं का योगदान है मात्र 13% है, और राज्यसभा में 13% से मात्र 14% तक है। वहीं महिलाओं का योगदान पंचायती राज व्यवस्था में 33% आरक्षण दिया गया था, लेकिन इसको बढ़ाकर बिहार सरकार ने 2006 में, बिहार पहला राज्य कौन था? बिहार, 2006 में कितना कर दिया? 50% कर दिया, ठीक है। और इनके परिणाम हम क्या देखते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान वेतन। इसके बाद 6 में क्या देखते हैं? भ्रूण हत्या। 7 में क्या देखेंगे हम? घरेलू उत्पीड़न, तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। यानी राजनीति में जो हमारी लड़कियों का योगदान है बहुत कम माना जाता है, ठीक है। जहाँ आपका लोकसभा में मात्र 13%, उसके बाद राज्यसभा में 13% से लेकर मात्र 14% तक इनका योगदान होता है, ठीक है। इसके बाद समान कार्य के लिए समान वेतन। यदि कहीं भी स्त्री या पुरुष काम कर रहे होते हैं तो एक ही काम करने के लिए कभी कभी हमको देखने को मिलता है कि महिलाओं को कम वेतन मिलता है, ठीक है। यानी पुरुषों की तुलना में उनका वेतन कम मिलता है, ठीक है। तो इसलिए उनको समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए, जिससे हमारा लैंगिक भेदभाव नहीं हो। इसके बाद देखते हैं भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या का मतलब होता है कि लड़कियों को उसके गर्भाशय में ही मार देना, ठीक है। तो भ्रूण हत्या एक कानून अपराध है। कानून की नज़र में क्या है? बहुत इसको अपराध माना गया है भ्रूण हत्या को, यानी गर्भाशय में ही मार देना, लड़कियों को गर्भाशय में ही मार देना क्या कहलाता है? भ्रूण हत्या। तो भ्रूण हत्या भी हमारा क्या है? लैंगिक भेदभाव के परिणाम को हमको देखने को मिलता है। इसके बाद घरेलू उत्पीड़न में, आप देखते होंगे कि महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होता है, ठीक है। उसमें से उसके साथ गाली गलौज, मारपीट, दहेज के लिए प्रताड़ना, ठीक है, उसके ससुराल के द्वारा होता है। यानी इसमें हम बोलेंगे तो मारपीट, गाली गलौज, ठीक है, बिना सहमति के यौन क्रिया, ये सब आपका इसमें शामिल होता है घरेलू उत्पीड़न में। यानी इन कारणों से गिर गया था तो इन कारणों से क्या करेंगे हम लोग? लैंगिक भेदभाव के परिणाम को देखते हैं। अब महिला के बीच असमानताओं को दूर करने के लिए हम समान प्रयास क्या क्या कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं। यानी महिला असमानताओं को दूर करने का उपाय, महिला असमानताओं को
दूर करने का उपाय, दूर करने का उपाय, क्या क्या उपाय हो सकता है जिससे हमारे समाज के बीच महिला के प्रति असमानताओं को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो जानेंगे। इसमें हमारा हो जाएगा, प्रथम में महिला को क्या करेंगे हम लोग, महिला को जागरूक करेंगे, महिला को जागरूक करेंगे, यानी उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और उसके हक के बारे में जागरूक करेंगे, उसके हक के बारे में उसको जानकारी देंगे कि क्या आपका हक है और कौन हक नहीं है, ठीक है। इसके बारे में शिक्षा पद्धति में सुधार करेंगे, शिक्षा पद्धति में सुधार करेंगे, यानी महिलाओं के हित में, यानी महिलाओं के बारे में, महिला सशक्तिकरण के बारे में अपने पाठ्यपुस्तक की शिक्षा में, पाठ्यपुस्तक में जो शिक्षा में क्या करेंगे उसमें थोड़ा सा सुधार करने के लिए हमको ज़रूरी है। इसके बाद 3 में क्या आ जाएगा, केंद्र राज्य एवं पंचायती राज में, एवं पंचायती राज में क्या करेंगे, इनको आरक्षण देंगे, पंचायती राज में आरक्षण देकर आरक्षण देकर क्या कर सकते हैं हम, महिलाओं की स्थिति में सुधार ला सकते हैं। ये तो आपका हो गया सामान्य असमानताओं को दूर करने का उपाय, ठीक है। अब बताते हैं कि सरकार के द्वारा, यानी महिलाओं को असमानताओं को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, ठीक है। यानी सरकारी प्रयास क्या क्या हैं, ध्यान रखें। सरकारी प्रयास या उपाय, प्रयास या उपाय। तो सरकार के द्वारा पहला प्रयास किया गया था वो है दहेज प्रथा पर रोक लगा दिया गया था, दहेज प्रथा पर रोक, दहेज प्रथा पर रोक। अब समाज में देखते होंगे कि आजकल दहेज प्रथा बहुत ज़ोरों शोरों से चली हुई है, ठीक है। किसी का भी शादी करना हो तो दहेज, मुँह मांगा दहेज लेता है, 5 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख, यानी जितना उसका मन में हुआ उतना दहेज लेना शुरू कर देता है। तो सरकार क्या किया, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। वो बोला है क्या है, गैर कानूनी है, दहेज ना लेना है ना देना है, ठीक है। तो दहेज प्रथा पर रोक, यानी दहेज के लेन देन पर क्या हो जाएगा, ना देना है ना लेना है, तो लेन देन पर रोक लगा दिया गया, लेन एवं देन पर रोक लगा दिया गया सरकार के द्वारा। इसके बाद महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 के प्रावधानों के अनुसार 1992 में इसका गठन किया गया था। किसका, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया था, 1992 में, ठीक है। इसके बाद 3 में कौन सा सरकारी प्रयास किया गया, लैंगिक भेदभाव को क्या माना गया, गैर कानूनी माना गया, ठीक है। तो लैंगिक भेदभाव, लैंगिक भेदभाव को गैर कानूनी माना गया, गैर कानूनी घोषित किया गया, गैर कानूनी घोषित किया गया, गैर कानूनी घोषित किया गया। जो घोषित किया गया मतलब लैंगिक जो भेदभाव होगा वो क्या होगा, बहुत निषेध होगा। यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में इसका जिक्र मिलता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी स्त्री पुरुष के साथ उसके लिंग के आधार पर, उसके जाति के आधार पर, उसके रंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा किस में लिखा हुआ है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में इसका जिक्र किया हुआ है, ठीक है। यानी रंग, जाति और धर्म के आधार पर, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा 14 से लेके 14, 15, 16 इन सबों में भी इसका व्याख्या किया हुआ है, ठीक है। आप सुनते होंगे छुआछूत, क्या सुनते होंगे, छुआछूत, ठीक है। तो 4 में लिख देते हैं, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत इसको बोल सकते हैं, यानी छुआछूत,
इसका जो व्याख्या किया हुआ है अनुच्छेद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में किया हुआ है, ठीक है। इसका अनुच्छेद 17 में इसका व्याख्यान दिया गया है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न आता है कि लैंगिक भेदभाव को गैरकानूनी घोषित किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 15। लेकिन अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत समाज में नहीं होना चाहिए, तो अनुच्छेद 17 में इसका व्याख्यान किया हुआ है, ठीक है। जिससे हमारा क्या होता है, सरकार के द्वारा यह उपाय और प्रयास बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, ठीक। ये आपका हो गया सरकारी प्रयास। अब हम बताएंगे आपको जाति के बारे में। कैसे बताएंगे? जाति के बारे में, ठीक है। इसको मिटाते हैं पहले, उसके बाद जाति के बारे में बताते हैं, ठीक। गया, इसके बाद बताएंगे आपको हम जाति के बारे में, ठीक है। यानी जाति व्यवस्था या जाति अथवा जाति व्यवस्था। इसका इतिहास बहुत लंबा है। तो आज से 15,000 ईसा पूर्व, आज से लगभग 15,000 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 15,000 ईसा पूर्व में 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व तक की बात है ये। जब जाति व्यवस्था नहीं था उस समय क्या था? वर्ण व्यवस्था था। क्या था? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था। तो जो 1500 ईसा पूर्व है, इसका एक काल था जिसको बोलते हैं ऋग्वेद काल। ऋग्वेद काल या ऋग्वैदिक काल, इसको ऋग्वेद काल बोलते हैं। तो ऋग्वेद के, ठीक है, 10वें मंडल में इसका व्याख्यान किया हुआ है कि वर्ण व्यवस्था का। तो उस समय वर्ण व्यवस्था कुछ 4 प्रकार से 4 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। पहला हमारा था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और एवं शूद्र। वैश्य एवं शूद्र, इन 4 भागों में वर्ण विभाजित किया हुआ था। ब्राह्मण वो होते थे जिनका काम तुम्हारा क्या था? केवल ज्ञान देना, ठीक है। तो ज्ञान देने वाला, ज्ञान देने वाला। क्षत्रिय वो कहलाते थे जो रक्षा करते थे, यानी रक्षा करने वाला, रक्षा करने वाला। और वैश्य वे थे जो व्यापार एवं उद्योग करते थे, व्यापार एवं उद्योग धंधा करता था, उद्योग धंधे में। और शूद्र जो इन तीनों का यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा किया करते थे, ठीक है, यानी सेवा करने वाला, सेवा करने वाला। यह विभाजन कर्म के आधार पर था, यानी जो जैसा कर्म करेगा उसका वर्ण या जाति वही होगा। यानी जो चारों था ये कर्म के आधार पर था। किसके आधार पर था? कर्म के आधार पर था, ठीक है, कर्म के आधार पर बटा हुआ था। लेकिन अब क्या है? अब इसका उल्टा हो गया, जन्म के आधार पर। अब क्या हो गया है? जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर। कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि पहले की बात करें वर्ण व्यवस्था में, तो यदि पहले कोई व्यक्ति ज्ञान देने की बात करता था, ठीक है, तो उसको हम लोग ब्राह्मण कैटेगरी में मानते थे, ठीक है, यानी उसको हम ब्राह्मण कहते थे। यानी जैसा वो काम करता था वैसा उसका वर्ण या जाति निर्धारित होता था, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यापार कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको हम वैश्य के कैटेगरी में बोलते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है? अब आप काम कोई भी करें, यानी आप जिस कुल में जन्म लिए, यानी जिस जाति में, जिस धर्म में आप जन्म लिए, वो क्या हो गया आपका? वही आपका जाति या वर्ण निर्धारित होता है। इसलिए बोलते हैं अब तुम्हारा क्या हो गया है? जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा, जाति व्यवस्था हो गया है, ठीक है। यानी कहने का अर्थ हुआ, यदि कोई घर में 4 बेटा है, ए बी सी डी, ठीक है, तो यदि एक घर एक ब्राह्मण का है, एक ब्राह्मण का है, और इनमें से कोई एक बेटा क्या कर रहा है? व्यापार करने लगा। क्या करने लगा? व्यापार करने लगा। तो इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि ये वैश्य है, क्या बोलेंगे इसको हम? ये ब्राह्मण है। अब के
समय में, अब के समय में, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जैसा आप काम कीजिएगा वैसा आपका जाति, वैसा आपका वर्ण निर्धारित होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है, जन्म के आधार पर आप कर्म कुछ भी कीजिए, आपके पास ज्ञान कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसके बावजूद क्या है, आप ब्राह्मण कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मण के परिवार में, ब्राह्मण के जाति में आप जन्म लिए हैं, इसलिए क्या होता है, अब जन्म के आधार पर होता है। अब बताते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या क्या प्रश्न आ सकता है इससे, ठीक है। थोड़ा देखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग गठन कब किया गया था इसका? 1992 में, ठीक है। इंग्लैंड में, कहाँ? इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार कब लागू हुआ था? 1928 में, 1928 में। और इसके बाद महिलाओं के योगदान को बढ़ाने के लिए और महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए, महिला को आगे लाने के लिए हम लोग क्या मनाते हैं हर साल? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को हर वर्ष कब मनाते हैं? 8 मार्च को। इसको शुरुआत कब हुआ था? तो 1975 में, 1975 में, यानी आधिकारिक तौर पर इसका शुरुआत हुआ था। किसका? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, ठीक। कितना मार्च को? 8 मार्च को। ये प्रश्न पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। 2023 में, 2024 में पूछा गया था, 2011-12 में भी इस पर हमारा प्रश्न आया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च, ठीक है। और इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार कब शुरू किया गया था? 1928 में। और राष्ट्रीय महिला आयोग गठन कब किया गया था? 1992 में, 1992 में, ठीक है। तो इतना था आपका आज का क्लास। आशा करता हूँ कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि आपका कोई सवाल है तो नीचे में कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको भेजें, ठीक है। और जिनको लेना है स्क्रीनशॉट वो ले सकते हैं। थोड़ा सा हट जाते हैं, ठीक है।